हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान। राजनीति में हमने पहला अध्याय पढ़ लिया है, शीत युद्ध का दौर। अब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत। पहले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ तथा विश्व किस प्रकार से दो ध्रुवों में बंट गया। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि विश्व के इन दो ध्रुवों का अंत किस प्रकार से हुआ। तो जब विभाजन हुआ था तो यूरोप महाद्वीप से प्रारंभ हुआ और यूरोप महाद्वीप का एक देश है जर्मनी और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। विभाजन हुआ तो बर्लिन में एक दीवार का निर्माण कर दिया गया था। यही दीवार जो है बर्लिन की दीवार के नाम से जानी गई और इसी दीवार को पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक माना गया। इस दीवार का निर्माण 1961 में किया गया। लगभग 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही और इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 9 नवंबर 1990 को, तो इस दीवार को गिरा दिया गया। परिणाम स्वरूप दूसरी दुनिया का पतन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। साथ ही जर्मनी जो दो भागों में विभाजित हो चुका था उसका फिर से एकीकरण हो गया। फिर से जो जर्मनी था वो एक हो गया। आगे ही सोवियत प्रणाली। रूस में एक क्रांति हुई थी 1917 में, जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की बात की गई। चूँकि सोवियत संघ जो था वो शुरू से ही पूंजीवाद का विरोधी था, इसीलिए इस क्रांति में समाजवादी व्यवस्थाओं को अपनाने पर जोर दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर खनिज संसाधन जो थे वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, जैसे लोहा, तेल, इस्पात आदि। यहाँ की संचार प्रणाली उन्नत थी। दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन अच्छे थे। घरेलू उद्योग जो थे वो उन्नत अवस्था में थे, जैसे पेन से लगाकर कार तक की वस्तुओं का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। लेकिन इन वस्तुओं की क्वालिटी अमेरिका की अपेक्षा इतनी अच्छी नहीं थी। जनता, अब यहाँ की जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था, जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण आदि रियायती दरों पर उपलब्ध थी। साथ ही यहाँ पर घरेलू उद्योग उन्नत अवस्था में थे, इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। और भूमि और अन्य उत्पादन साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। परंतु सोवियत प्रणाली में इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी कुछ कमियां रह गई। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विघटन हो गया। तो ये कमियां थी कि यहाँ पर धीरे धीरे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर धीरे धीरे कठिन हो गया था। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पर समाप्त हो गई थी। यहाँ केवल एक ही दल का शासन था, जो था कम्युनिस्ट पार्टी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ एक 15 गणराज्यों का एक समूह था, परंतु इन 15 ही गणराज्यों या 15 देशों में रूस जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली राष्ट्र था और रूस का दबदबा सबसे अधिक था। इसी कारण अन्य 14 राष्ट्र जो हैं वो अपने आप को उपेक्षित मानते थे। साथ ही यहाँ पर संसाधनों का जो उपयोग है वो अधिक से अधिक हथियारों के निर्माण में किया जा रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ रहा था और जनता की ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अधिक से अधिक उत्पादन के जो साधन हैं या अधिक से अधिक पैसा जो है उसका उपयोग हथियारों के निर्माण में किया जा रहा था और जनता की ज़रूरतों को भी पूरा करने में ये पिछड़ चुका था। तो ये थी सोवियत संघ की कमियाँ। अब है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि जब सोवियत संघ इन कमियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विघटन के क्या परिणाम सामने आए। तो सबसे पहला परिणाम था कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, उसका पतन हो चुका था। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई थी
विचारधाराओं की लड़ाई भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जब विश्व में दो ध्रुव थे, दो गुट थे, तो इन दोनों के मध्य विचारधाराओं की लड़ाई निरंतर जारी थी और इसीलिए इन दोनों के मध्य शीत युद्ध भी हो रहा था। किंतु जब एक ध्रुव खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विचारधाराओं की लड़ाई भी समाप्त हो चुकी थी और अब विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। अब वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, वो ताकतवर देशों की सलाहकार बन चुकी थी और बहुत सारे नए देशों का भी उदय हुआ था। साथ ही शॉक थेरेपी को भी अपनाया गया।